मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातों के पार्लिमानी कायदीन वहाँ मौजूद हैं, उनका इजलास बुला लें, त्योहार तय कर लें और जब उनको वो एक कंक्रीट चीज़ हमारे हवाले कर देंगे तो फिर हमारे लिए भी बड़ा आसान होगा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला सकेंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कोई पोजीशन ना संभाल सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पॉली बुलाने का फैसला मौखर कर दिया। शहबाज शरीफ को पहले अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मशवरा, कहा शहबाज शरीफ से पार्टी की सतह पर राब्ता कर रहे हैं, शहबाज शरीफ अपनी क़यादत से मामला तय कर लें। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती पॉलिसी से मुताल्लिक अपोजिशन का लाएमल तैयार होगा। पीपल्स पार्टी से राबतों पर अरकान को एतमाद में भी लिया जाएगा। मुफाहिमत का बादशाह मुफाहिमत के लिए सरगर्म। आसिफ जरदारी की हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश, कहा मुल्की मसाइल पर मुशावरत जरूरी है। मिलियन या बिलियन डॉलर मिलना मुआशी बहरान का हल नहीं। हुकूमत आए अपोजिशन के साथ बैठे, कभी गलत मशवरे नहीं देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम मेंबर साहब ने जो बात की है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। जिस स्पिरिट से मोहतरम जरदारी साहब ने बात की है, यही स्पिरिट है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। वो तहजीबें बदकिस्मत होती हैं जिनकी पॉलिटिकल इकॉनमी सही फैसला करने की इजाजत ना दे। एक हाथ बढ़ाएं तो दोनों हाथ से थाम लेंगे। मुफाहमत की पेशकश पर तब्दीली सरकार का खैर मकदम। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं जरदारी की तजवीज से मुल्क आगे बढ़ेगा। मामलात को मिल बैठकर हल करना होगा। मुल्क लूटने वालों के खिलाफ मुश्तरका करारदाद लाने पर जोर। इन 75 दिनों में महंगाई के बम इन्होंने गिराए हैं। आज गैस की कीमतें बढ़ाकर उसका चूल्हा ठंडा हो गया। इन्होंने मजदूर का निवाला छीन लिया है। मैं नहीं समझता जनाब स्पीकर कि 71 साल तारीख में इतनी जल्दी अवाम की नजरों में आज तक कोई नहीं गिरी जितनी ये हुकूमत गिरी है। इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में बरस पड़े, कहा नेल्सन मंडेला नहीं अवाम का खादिम हूं। एनआरओ किसने मांगा, कब मांगा, साबित कर दें तो सियासत छोड़ दूंगा। पेशावर मेट्रो मंसूबे में ताखीर पर भी तनकीद। नवाज शरीफ खानदान को लूटी हुई दौलत ठिकाने लगाने आती है। दोनों डकैत हैं, दोनों ने माल बनाया है, अरब रुपया लूटा है। वो बिजनेसमैन था, ये साईं था। इसको दौलत छुपानी नहीं आई, उनको ठिकाने लगाने आती है। यही फर्क है दोनों में। नवाज शरीफ को पैसे छुपाने का हुनर आता है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर तनकीदी ट्रेन चला दी। आसिफ जरदारी को सादा आदमी करार दे दिया, कहा यही वजह है कि फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। LNG से लेकर जहाज की करप्शन तक सब साबित करूंगा। शेख रशीद ने शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज कबूल कर लिया। अपोजिशन लीडर साहब ने 2-3 बातें की जिसकी मैं वजाहत देना चाहता हूँ। तो कभी भी मैं CPAC के लिए, मैं अपने सूबे के राइट के लिए कहीं भी लड़ सकता हूँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, लेकिन CPAC और चाइना के प्रोग्राम के कभी मैं अगेंस्ट नहीं रहा, ना हमारी हुकूमत उसके अगेंस्ट है। इस्लामाबाद और दीगर मेट्रो के लिए बसें किराए पर ली गईं, लेकिन हमने पेशावर में BRT के लिए अपनी बसें खरीदी। वजीर दिफा परवेज खटक की दिफाई पोजीशन, कहा CPAC की कभी भी मुखालफत नहीं की, नहीं चाहते कोई बेइज्जत हो वरना मुल्क की बदनामी होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने धाबेजी ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद भी हमरा थे। ट्रेन लांढी से धाबेजी चलेगी। शहर में ट्रेन सर्विस वक्त की जरूरत है, इसे पूरा करेंगे। सदर का तकरीब से खिताब। ऐसे होते हैं सादिक व अमीन जो गरीबों को तंग करते हैं।
एक माह को जेल भिजवा दिया। आजम सवाती पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कल अपनी और बच्चों की जायदाद की तफसीलात दें। FIA से तहकीकात कराएंगे, आप अमेरिका नहीं जा सकते। आर्टिकल 62 1F का इतलाक देखेंगे। चीफ जस्टिस का रद्द अमल, मुतासरा खानदान और पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। फवाद चौधरी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अदालत पर तंज किया है, चाहते हैं आपकी काबीना में अच्छे लोग आएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आजम सवाती भी शरीफ आदमी है, वजीर इत्तलात का जवाब। चीफ जस्टिस मुस्कुरा दिए, कहा इंसान अपने अमाल से जाना जाता है। फवाद चौधरी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। मेरा जो बयान था वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब नहीं था। मेरा बयान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के चंद एक जो एलिमेंट है उसके रवैये से मुतालिक था। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन करेगी फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, वो ज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा। सबको पता है पार्लियामेंट का क्या अख्तियार है, अदलिया का क्या अख्तियार है और हुकूमत का क्या अख्तियार है। बयान सुप्रीम कोर्ट नहीं ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक था। वजीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू, लगे रहो मुन्ना भाई। मौलाना फजल रहमान पर भी तबसरा। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम, मुख्तलिफ शाहराहें ब्लॉक, आवाम को परेशानी का सामना। सिंध और पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई। गवादर में नामालूम अफराद ने 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूलीन निजी कंपनी के मुलाजिम थे। इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। ये इस वक्त उनका ट्वीट जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। PM विल एड्रेस द नेशन शॉर्टली। अब से कुछ देर में वजीर आजम इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। ये ट्वीट इस वक्त मंजर आम पे आया। फवाद चौधरी जो कि वजीर इत्तलात हैं, फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें आगाह किया गया है कौम को कि अब से कुछ देर बाद इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे कौम से। वजीर आजम कुछ देर बाद कौम से खिताब करने वाले हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के कदम जमते नजर नहीं आ रहे। मौलाना फजल रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का फैसला मौखिर कर दिया है। शहबाज शरीफ को पहले अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मशवरा दिया गया। कहा कि आज राजा जफरुल्लाह आए थे, उन्होंने बताया कि नून लीग की आला क़यादत APC में शिरकत नहीं करेगी। राजा ज़फ़रुल हक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे कि अगर इब्तिदाई तौर पर इजलास हो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तो उसमें मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत खुद शरीक नहीं हो सकेगी और उनकी जगह पर एक आला सतही वफद उनकी नुमाइंदगी करेगा। कि अगर हमने इब्तिदाई तौर पर कुछ काम करना है तो हम तजवीज़ करेंगे कि ये पार्लिमानी सतह पर हो। इब्तिदाई तौर पर शहबाज शरीफ साहब सियासी जमातों के पार्लिमानी कायदीन वहाँ मौजूद हैं, उनका इजलास बुला लें और उनके साथ बैठ कर वो इब्तिदाई तौर पर बुनियादी उसूल वज़ा कर लें और जब उनको वो एक कंक्रीट चीज़ हमारे हवाले कर देंगे तो फिर हमारे लिए भी बड़ा आसान होगा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला सकेंगे। इसी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, सूरत हाल आपके सामने है। बज़ाहिर APC का मामला जो है वो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी जानिब आज मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में एक साथ चलने की बात की है। किस तरह से देख रहे हैं अब ये अपोजिशन की जो APC है इसको? देखिए, जहाँ तक तो APC का ताल्लुक है वो तो कल ही नज़र आ गया था कि ये APC जो है वो आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। जब पहले नवाज शरीफ साहब की तरफ से इनकार हुआ कि वो नहीं जाएंगे बल्कि उनकी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, तो उसके फौरी बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी जो कि पहले तैयार थे, उन्होंने फौरी तौर पर यह कन्वे किया कि वो अब भी तैयार हैं, लेकिन उस सूरत में जब दूसरी तरफ से पार्टी के सरबराह या नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे। उसके बाद तो ये मामला ख़त्म होकर रह गया और आज ये बात कन्वे की राजा ज़फ़रुल हक साहब ने आज सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मौलाना फजल रहमान साहब को, और उनको कहा कि वो उनकी पार्टी चाहती है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने से पहले एक ठोस तजावीज़ का सेट ऑफ प्रपोजल तैयार हो और एक TOR तैयार हो कि अपोजिशन जो है वो किस नुक्ते पे इकट्ठी होगी, इस नुक्ते को आगे बढ़ाने की सूरत क्या होगी और इस नुक्ते को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। जब तक ये चीज़ें तय नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी
पार्टी की जो उनकी कोर कमेटी उसका इजलास बुलाया और उसको कन्वे किया, लेकिन ये कन्वे करने की जो कार्रवाई थी तो रस्मी कार्रवाई थी, वो बात पहले ही तय हो चुकी थी कि फिलहाल जो है APC नहीं होगी। और आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी वहाँ मौजूद था, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि अब APC आगे नहीं बढ़ेगी। बुनियादी तौर पर शायद इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर ये कहें या ये कहें कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान अभी एतमाद की वो फिजा नहीं है जिसको आगे बढ़ाकर एक किसी इत्तेहाद में कायम कर दिया जाए। जब तक ये पार्लियामानी ग्रुप काम नहीं करेंगे और जब तक वो जो गलत फहमियाँ अंदर से दोनों पार्टियों में हैं तो उस वक्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी ये कहा जा सकता है इस वक्त जी, दूसरा ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उस खलीज को पार्ट करने में कामयाब ना हो सके। जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों पार्टी सरबराहों के दरमियान, जो पार्टी की आला क़यादत के दरमियान, मौलाना साहब वो खत्म नहीं करा सके। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कोशिश की लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। जो हमारा तासर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कुछ अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी थोड़ा सा एहतियात से खेलना चाहती है। उनकी जो पार्टी के अंदर मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये बात बड़ी तफसील के साथ एनालाइज की गई है कि उनका ये महसूसात है उनकी कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही है और ये गलतियाँ ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पर आने वाले दिनों में हुकूमत मज़ीद कमज़ोर होगी और जब वो कमज़ोर हो जाएगी उनके ख्याल में, उनके तजिए में, तो फिर वो मुनासिब मौका होगा कि हुकूमत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू की जाए। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह यह है कि जो आज हमें महसूस हुआ मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं से मिलकर और फजलुर रहमान साहब से मिलकर, बाकी लोगों से मिलकर, कि अभी नवाज शरीफ भी जो है वो खुद कोई बड़ा सियासी किरदार अदा करने की या तो पोजीशन में नहीं है या मूड में नहीं है और शायद जो है कुछ वाक़यात जो माजी में पेश आए हैं, उनकी फैमिली के वाक़यात जो हैं या उनकी ज़ाती ज़िंदगी में उनके जेल के हवाले से, तो शायद अभी वो कुछ उस तरह डीमोटिवेटेड हैं, कुछ मोटिवेशन उनके अंदर नहीं है। तो उनको वक्त लगेगा कुछ मोटिवेट होने में, कुछ हालात ऐसे पैदा होंगे जिनकी बुनियाद पर समझेंगे कि अब उनका आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 चीज़ें मिलकर जो है वो कंपाउंड हुई हैं और उनकी वजह से फिर ये APC आगे नहीं बढ़ सकती। तारिक चौधरी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि साइंस तो कल से ही आ रहे थे। जैसे आसिफ जरदारी की जानिब से भी मना कर दिया गया था और नवाज शरीफ की जानिब से भी मना कर दिया गया था, उसी टाइम लग रहा था कि ये APC बेमायनी होती नजर आ रही है। और आज हमने जो कौमी असम्बली में अंदाज देखा, यानी कि पेशकश की गई थी मुफाहमत की आसिफ जरदारी की जानिब से, जबकि शहबाज शरीफ को हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा तनकीदी सूरत हाल में थे। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम सूरत हाल देख रहे हैं, APC होने जा रही थी, उसमें दोनों सरबराहान की जानिब से मना करने के बाद अब आप क्या समझते हैं, कितनी मायने रखती है ये APC जो अब होगी? मुझे तो बताया गया है जी कि मौलाना फजलुर रहमान ने शायद कुछ अरसे के लिए APC का फैसला मौखर किया है। मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन पता चला है कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। तो अगर ये मौखर हो गई है तो फिर मुलतवी नहीं हुई, मौखर हुई है। तो मौखर हुई है, जब होगी तो फिर उसके बारे में देखेंगे, उसका एजेंडा भी आएगा और देखेंगे, फिर उस पर बात भी करेंगे। अभी तो मौखर हो गई तो मौखर हो गई तो कारा साहब आज जो सूरत हाल बनी, जाहिर है कि कल से जब हमारी आपसे बात हो रही थी उस वक्त ये सूरत हाल थोड़ी सी डिफ्यूज होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज जो मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब, उन्होंने कौमी असम्बली में साथ चलने की बात की है, मुल्क को साथ लेकर चलने की बात की है। तो बज़ाहिर अब ऐसा नजर आ रहा है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तिलाफात थे शायद किसी एक पेज पे वो कम होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप कहेंगे कि जो ऑपोजिशन कैंप है वो कितना उसकी ताकत कितनी कम होगी? देखिए, जरदारी साहब ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर बात की है, एक खुश पैगाम दिया है अच्छा कि आए पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, इस मुल्क को इकोनॉमी को सीरियस चैलेंजेस हैं, आबादी का बड़ा शदीद दबाव है, पानी के मसाइल हैं, CPEC है, खारजा पॉलिसी के इशूज है। तो हम अपोजिशन के तौर पे गवर्नमेंट को पहले भी कह रहे थे, अभी कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ तावन का हाथ बढ़ाते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लिहाजा इन चैलेंजेस से बरा होने के लिए हमें हुकूमत वक्त को सपोर्ट करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पहले भी इस बात पे कायल थी, लेकिन हमने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया है। अब देखते हैं, लेकिन इसका मकसद ये कतई नहीं है कि हम उनसे कोई रियायत मांग रहे हैं,
हम सर आज हाथ जरूर बढ़ाया आपने, हाथ जरूर बढ़ाया, लेकिन कल तक ऐसा नहीं था कि आपका वजन उस तरफ ज्यादा था, ऑपोजिशन कैंप में वेटेज ज्यादा था आपकी पार्टी का? आज भी वही खड़े हैं, हम आज के अपोजिशन में खड़े हैं। अपोजिशन में उन्होंने ये भी कहा जरदारी साहब ने कि गवर्नमेंट को कि आप आगे बढ़ें और लार्जर अपोजिशन सारी को इकट्ठा करें, हम सारे आपके साथ दें और पाकिस्तान को एक मुश्किल से निकाला जाए। तो हमने कोई अलग से होके जरदारी साहब ने ये पैगाम नहीं दिया। ठीक, कमर जमान कायरा साहब मौजूद थे और अपना मौकिफ दे रहे थे। उनका ये कहना था कि मुफाहमत का जरूर ऑफर की गई है, हम चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर काम करें ताकि मसाइल को हल किया जाए। चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि साइंस तो आ रहे थे एपीसी बेमायनी हो जाएगी और अब कंफर्म होता जा रहा है, जिस तरीके से कमर जमान साहब ने भी कहा कि जब होगी तब देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट सामने आते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट को काफी प्लस पॉइंट्स मिल गए हैं, क्योंकि जब एपीसी होने जा रही थी तो काफी बेचैनी थी हुकूमती हलकों में। ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियां, जिनमें से 2 जमातें जो हैं, एक की सूबे में हुकूमत है, एक जो है वो पंजाब में और मरकज़ में सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, उनके पास सेनेट में बहुत से वोट हैं। अगर ये तीनों जमातें इकट्ठी हो जाती और इकट्ठी होकर पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर मुजाहरे शुरू करते या एहतजाज शुरू करते या एक तहरीक शुरू करते तो हुकूमत की मुश्किलात में बहुत इजाफा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उस खटाई में पड़ी है एपीसी, उससे हुकूमत को यकीनी तौर पर सियासी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत जो है और बहुत सारे इशूज़ हैं, जो महंगाई का इशू है, गवर्नेंस के इशूज़ हैं और इक़्तिसादी इशूज़ हैं, जिनकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। तो इस तरफ से उनको एक अच्छी खबर मिली है, जिसकी वजह से उनको स्पेस मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब का आज जो पार्लियामेंट से खिताब है, उन्होंने खुद कहा कि पता नहीं कितने सालों बाद उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया है। ये खिताब बहुत मैनी खेज है और ये खिताब की टाइमिंग बड़ी अहम है, और ख़ास तौर पर इस खिताब में जो उन्होंने ऑफ़र की है एक रिकन्सिलेशन की और मिल के साथ चलने की और अपने तावन का हाथ बढ़ाया है, ये बहुत अहम है। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मसलन आज जब उनका खिताब ख़त्म हुआ तो शफकत महमूद साहब ने उसका आगे से जवाब दिया। शफकत साहब का ज़ाहिर है एक वज़ीर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन अगर इसका जवाब किसी मज़ीद हाईएस्ट लेवल से आए और मज़ीद हाईएस्ट लेवल से कहा जाए कि हुकूमत भी जो है तावन का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, या जो तावन का हाथ पीपल्स पार्टी यहाँ से बड़ा है उस हाथ को थामने के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर मजीद रिलीफ मिलेगी। अब देखना यह है कि हुकूमत जो है इस बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक, तारिक चौधरी साहब, आपने जैसे कहा कि इनफरादी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, अगेन इनफरादी तौर पर कलेक्टिवली इस वक्त नहीं हो पा रहे, लेकिन हमने ये देखा कि सेनेट के इंतखाब हो या चेयरमैन सेनेट का इंतखाब या वजीर आजम के नाम का चुनाव या स्पीकर का चुनाव, इन तमाम उमूर में ये हैवी वेट और जो अपोजिशन थी ये मुत्तफिक नहीं हो पाई। तो ये आसार तो पहले भी इसके यही थे और आगे भी सूरत हाल कम से कम हुकूमत के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है कि ये तो पहले भी इकट्ठा नहीं हुए किसी चीज पे। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और बल्कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का तावन तो है, वो कोई बहुत बड़ी और अनोखी चीज़ नहीं है। इससे पहले बलूचिस्तान की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके बाद सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है मिलकर काम कर चुकी हैं, मिलकर चेयरमैन का इंतखाब कर चुकी हैं, मिलकर डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कर चुकी हैं। तो अगर आगे भी कोई उनके दरमियान कोई मुफाहमत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, कोई उनके दरमियान तावन बढ़ेगा पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, तो वो तो बड़ी एक ऐसी अनोखी चीज़ नहीं होगी, इसका इम्कान तो मौजूद है। इसी तरह अगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो फजलुर रहमान साहब के जो मिशन है जो कि अभी जारी है, ज़ाहिर है उसमें मुखर हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ। अगर आने वाले 15-20 दिनों में, महीने में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं एक मरतबा फिर उनको इकट्ठा बिठाने में कामयाब हो जाते हैं, या नवाज शरीफ जो है वो एक जो शेल में गए हुए हैं उस सूरत हाल से बाहर निकल आते हैं और एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो ब्रीदिंग स्पेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं शायद वफाकी हुकूमत के लिए कम हो जाएगी, और पंजाब हुकूमत के लिए भी कम इसलिए होगी कि पंजाब में भी जो फ़र्क है हुकूमत का और अपोजिशन का बहुत कम है, और वहाँ भी ये टसल जो है आए रोज़ बनी रहती है और बनी रहेगी। चूँकि जब किसी पार्टी के पास जो है वो स्ट्रेंथ बहुत कम हो तो ज़ाहिर है उसको मुस्तकिल दबाव का सामना होता है। तो मेरा ख्याल है ये जो आंख में चोली का खेल है ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जारी रहेगा। देखना यह है कि हुकूमत अपने कार्ड कैसे खेलती है। सही। तारिक साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सियासी तौर पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है और शायद यही वजह है कि उन्होंने एपीसी में आने से इनकार किया, जिसके बाद हमने दूसरी तरफ का फैसला भी देख लिया। आप क्या समझते हैं, अगर शहबाज शरीफ बाहर होते तो क्या सूरत हाल डिफरेंट होती?
लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर होते तो फिर तो जाहिर है पार्टी की नुमाइंदगी वही करते। अब उनका मसला ये है कि वो एक कानूनी शिकंजे में है। वो तब बाहर आते हैं जब कौमी असम्बली का इजलास होता है और प्रोटेक्शन आर्डर पर उनको लाया जाता है, और वो भी जाहिर है उसकी लिमिटेशंस हैं कि उनको सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करनी होती है। जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म होता है उनको एक मरतबा फिर नैब की कस्टडी में दे दिया जाता है। आज भी वो 3 दिन के लिए आए थे राहदारी रिमांड पर, आज उनके रिमांड में फिर एक्सटेंशन हुए। तो उनके लिए जब तक वो नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन में हैं या उनके अंदर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, या ये है कि कोई उनके खिलाफ कोई बाकायदा रेफरेंस फ्रेम हो जाता है जो दायर हो जाता है, तो फिर तो उनके लिए ये किरदार अदा करना मुश्किल होगा। अब जाहिर है ये नवाज शरीफ जो है वो खुद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कल उनका जो मुकदमा है, जो एक नैब में दूसरा मुकदमा चल रहा है, उनके ऊपर उसकी फाइनल स्टेज भी आ गई है और अब उनको 100 सवालों का सवालनामा दिया जा रहा है। उसको पढ़ेंगे, उसका तहरीरी जवाब देंगे और उसके बाद वो बाकायदा जिरा के लिए पेश होंगे। तो नवाज शरीफ के लिए भी उतनी मुश्किलात हैं किसी भी सियासी किरदार को अदा करने के लिए जितनी शहबाज शरीफ साहब के लिए हैं। पीपल्स पार्टी के पास जो है एडवांटेज ये है कि अभी आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ तफ्तीश तो है या इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन उनके खिलाफ वो स्टेज नहीं आई जो दूसरी पार्टी के खिलाफ है। इसी तरह अगर आसिफ जरदारी साहब के कोई ऐसा मौका आ जाता है, वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं, तो उनके पास मुतबादल क़यादत बिलावल साहब की शक्ल में मौजूद है। तारिक साहब, आपके तस्दीक का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के कदम जो है वो अब जमते नजर नहीं आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का फैसला भी मौखिर कर दिया है। तारिक साहब इसी पर अपना तजिया पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी। मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सरगर्म दुश्मनों ने एक और वार कर दिया, 5 बेगुनाह अफराद की जान ले ली। इलाके में काम करने वाली प्राइवेट कंपनी की मुलाजमीन पर फायरिंग की गई, 5 जाबहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह मुल्जिमान अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद फरार होने में भी कामयाब हो गए। गवादर का इलाका गंज, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, प्राइवेट कंपनी के 5 मुलाजमीन की जान ले ली। मुसल्लह अफराद गंज के इलाके में प्राइवेट कंपनी के मकामी दफ्तर पहुंचे और तमाम मुलाजमीन को बाहर निकलने का हुक्म दिया। दहशतगर्दों ने मुलाजमीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे 5 अफराद की जान चली गई। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको GDA अस्पताल पहुंचाया गया। वाक़े में कंपनी के 2 मुलाजमीन ने भाग कर जान बचाई। उनका कहना था कि हमलावर मुलाजमीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। गवादर में गुज़िश्ता साल भी सड़क तामीर करने वाले मजदूरों पर फायरिंग करके 10 मेहनतकशों की जान ली गई थी। कराची में नकाबपोश ताला तोड़ भी सरगर्म हो गए। मुशर्रफ कॉलोनी में गुज़िश्ता शब नकाबपोश ताला तोड़ गिरोह ने जनरल स्टोर का सफाया कर डाला। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज को हासिल हो गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस। जी फैजान जलीस, बताइएगा इस वारदात के हवाले से और CCTV फुटेज किस हद तक मददगार साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, ये बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर नकाबपोश ताला तोड़ गिरोह ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। गुज़िश्ता शब जो है वो जनरल स्टोर में ताले तोड़कर ये नकाबपोश मुल्जिमान दाखिल हुए, जनरल स्टोर का सफाया किया है। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल की है, जिसमें बाकायदा तौर पर नकाबपोश ताला तोड़ गिरोह को वारदात करते बखूबी देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने जो है वो दुकान में मौजूद कीमती अशिया और जो खाने पीने की अशिया होती है तमाम तर को जो है वो समेटा है और ड्रॉज में कुछ नकद रकम भी मौजूद थी, जो कि मुल्जिमान ने ली और बआसानी तौर पर फरार हो गए। जबकि दुकानदार जो ताजिर है उसका ये कहना है कि इलाका मकीनों ने रात को जब यहाँ पर मुल्जिमान की वारदात हुई तो उसके बाद दुकान का शटर इसी तरीके से खुला था और उससे कबल एक कार थी जो कि दुकान के शटर के करीब ही वहाँ पर खड़ी थी। मुल्जिमान जो है वो कार में सवार होकर आए थे, ऐसा कहना है ताजिर का। वारदात के बाद बआसानी तौर पर फरार हुए। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ताहाल कोई जो है वो कार्रवाई ना कर सकी है। जी बहुत शुक्रिया फैजान अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह बरफत और दीगर अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन ने घेरा तंग कर दिया। फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द की शिकायत पर तफसीली रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा अब तक की तहकीकात पर। बिल्कुल इमरान, सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के अंदर जो है वो करप्शन की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ने जो है इंक्वायरी का आगाज कर दिया था और अब पेशरफ सामने आई है कि महकमा इंसदाद बदउनवानी ने जाम शोरों यूनिवर्सिटी में जो माली खुर्द-बुर्द जो कि करोड़ों रुपए की थी उसके हवाले से रिकॉर्ड तलब किया है। यूनिवर्सिटी के अखराजात, यूनिवर्सिटी के फ्यूल के अखराजात और इसके अलावा जो तलबा और तालिबात की मार्कशीट्स हैं उनमें भी टेम्परिंग के इल्जामात थे, उन तमाम का रिकॉर्ड तलब किया है। और साथ ही जो इसमें रकम में जो खुर्द-बुर्द करके गाड़ियां खरीदी गई थी और नवाजने के इल्जामात भी सामने आए थे कि मनपसंद लोगों को जा रहा है, उन तमाम